हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स अड्डा। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है, तो अभी तक हमने मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो आपके यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट कंसेप्ट्स एंड एवरीथिंग जो है वो हम जो है डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं रिपीट करूंगा, देन उसके बाद फर्दर आज के लेक्चर में हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं फिर वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा कि भाई यूएन जो है वो कैसे बना, क्यों बना, उसका क्या काम था। सबसे पहले हमने ये चीज़ डिस्कस करी। तो अगर मैं मोटी मोटी बात करूं तो यूएन को हम कब एग्जिस्टेंस में लेकर के आए? 24 अक्टूबर 1945 को यूएन केम इनटू एग्जिस्टेंस। अंडर अंडर किसके अंडर आया? एक यूएन चार्टर। ठीक है, यूएन चार्टर साइन किया गया बाय द 50 कंट्रीज। पोलैंड ने बाद में साइन किया। और इस यूएन चार्टर के अंदर हम क्या लेकर के आए? यूएन को एग्जिस्टेंस में लेकर के आए। ठीक है, बाय यूएन चार्टर। ठीक है, यूएन चार्टर को साइन करने वाले कितने लोग थे? यूएन चार्टर को साइन करने वाले 50 लोग थे। ठीक है, और पोलैंड ने बाद में साइन किया। पोलैंड ने कब साइन किया? बाद में साइन किया। तो इट मींस कि 51 ओरिजिनल मेंबर, फाउंडिंग मेंबर हुए किसके? यूएन के। फिर इसी यूएन चार्टर के अंदर जनरल असेंबली ने एक और चार्टर को इंक्लूड किया। ठीक है, जिसमें यूडीएचआर को अडॉप्ट किया गया, जिसमें यूडीएचआर यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को अडॉप्ट किया गया। अगर मैं इसकी डेट की बात करूं, एडॉप्टेशन डेट की, तो 10 दिसंबर 1948 को हमने इसको भी अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, चलिए। अब यूएन क्या बात करता था? यूएन बात करता था कि वो क्या करेगा? वो प्रमोट करेगा इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अब इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी कैसे आएगी? जब लोगों के ह्यूमन राइट प्रोटेक्ट होंगे। फिर यूएन ने एक चार्टर लाया जिसमें यूडीएचआर को लाया और ह्यूमन राइट्स डिफाइन किए। वहां पे कौन कौन से ह्यूमन राइट होंगे? उसने बोला वो वाले ह्यूमन राइट्स जो इनहेरेंट हैं, इंसान के अंदर ही हैं। वो इंसान वो राइट्स लेकर के पैदा होता है, वो उसको कोई देता नहीं है। तो वो 30 के 30 आर्टिकल भी हमने जो है वो डिस्कस किए। ठीक है, वो 30 आर्टिकल भी डिस्कस किए। तो यूडीएचआर के 30 आर्टिकल जिसको जो है 10 दिसंबर 1948 को जो है अडॉप्ट कर लिया जाता है। ठीक है, चलिए। उसके बाद हमने 30 आर्टिकल में प्रीएम्बल को डिफाइन किया। हमने जो भी 30 आर्टिकल थे आपके फर्स्ट से लेकर के 30 तक, उन सबको डिफाइन किया हमने। अब जब हम 30 आर्टिकल पढ़ रहे थे तब आपको अगर याद हो तो मैंने ये बताया था कि ये जो 30 आर्टिकल हैं यूडीएचआर के अंदर, यूडीएचआर के अंदर ये क्या है? ये नॉन बाइंडिंग है। ठीक है, ये क्या है? नॉन बाइंडिंग है। मतलब कि यूडीएचआर ने सिर्फ एक आपका एक बेस बनाया, एक आपका व्यू बनाया कि भाई ये राइट्स हैं, इन राइट्स को तुम क्या कर सकते हो? इन राइट्स का वायलेशन नहीं कर सकते। इन राइट को प्रोटेक्ट करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी है। ये राइट्स जो हैं ये ऐसे राइट हैं जिनको उसने नाम दिया अनअलाइनेबल राइट। ऐसे राइट जिसको कोई देता नहीं है, जिसको कोई टेक ओवर नहीं कर सकता, जो इंसान के नेचुरल राइट हैं, जो इंसान क्या करता है जब पैदा होता है तो वो लेकर के आता है। तो हम एक कॉमन ग्राउंड पे बात कर रहे हैं कि हम सारे क्या हैं? ह्यूमन हैं। ठीक है, चाहे अफ्रीका में चले जाओ, चाहे ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ, न्यूजीलैंड में चले जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, हम क्या हैं? इंसान हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर जो है आपकी स्पीशीज है, उसके बेसिस पे इन ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना हर एक देश के नागरिक की, हर एक दुनिया के बंदे की क्या है? जिम्मेदारी है, अकाउंटेबिलिटी है। ठीक है, अब ये नॉन बाइंडिंग है। इनको बाइंड करवाने के लिए, मतलब इनको पूरे तरीके से लागू करने के लिए यूडीएचआर ने 1966 में 2 कोविनेंट लाए। ठीक है, अगर आपको याद हो तो इसको मैंने लिखवाया था आपको। ये क्या था? ए प्री बिल। ठीक है, ये कौन सा बिल था? प्री बिल था पहले। ठीक है,
ये प्री बिल ऑन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट। फिर उसके बाद 1966 में क्या हुआ, 2 कोविनेंट लाए। पहला कोविनेंट, ठीक है, इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है, ICCPR, ठीक है, इसको लाया। कोविनेंट का मतलब होता है एग्रीमेंट, एक ऐसा एग्रीमेंट कि जो भी कंट्री इन कोविनेंट को साइन करती है तो वो एक प्रॉमिस करती है, एक वादा करती है। वो क्या वादा करती है, एक ऐसा वादा करती है कि जितने भी राइट्स यहाँ पे डिफाइंड हैं, इन सारे राइट्स का प्रोटेक्शन मैं जो है वो करूंगा, ठीक है, ये प्रॉमिस करता है जो भी कंट्रीज को साइन करती है, ठीक है। चलिए, कोविनेंट मतलब एग्रीमेंट, क्या मतलब एग्रीमेंट, एक ऐसा वादा करते हैं आप ये साइन करके कि जो भी उस चार्टर के अंदर, उस डॉक्यूमेंट के अंदर बातें करी गई हैं वो सारी बातें आप मानेंगे, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, उनको प्रिजर्व करेंगे, उनको प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा कोविनेंट लाया गया, क्या नाम है उसका, इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स, ठीक है। एक ये कोविनेंट लाया गया, एक ये कोविनेंट लाया गया, 2 कोविनेंट 1966 में लाए गए। अब जब UDHR के अंदर जब 30 आर्टिकल डिफाइन किए हुए थे, 2 कोविनेंट अभी नहीं लाए थे, तो उसको हमने प्री बिल में डाला। कौन सा बिल, प्री बिल ऑन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट। जब ये 2 कोविनेंट भी 1966 में आ जाते हैं और UDHR का प्री बिल भी, तो फिर इन तीनों को मिला करके हम बोलते हैं इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स। क्या नाम दिया फिर इसको, इन तीनों को मिला करके बोला गया इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। पहले प्री बिल था, देन अब ये 2 कोविनेंट साइन हो गए, देन इसके बाद क्या हुआ, ये तीनों मिला करके हुए इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट। चलिए, अब 1966 में तो इन्होंने ये 2 कोविनेंट लाए, लेकिन 10 साल तक, 10 इयर्स तक ये जो कोविनेंट थे ये पेंडिंग रहे, ठीक है, एकदम से पेंडिंग रहे, इनको जो है लागू नहीं किया गया। फिर साल आया 1976 का साल आया, तो 1976 में इन दोनों कोविनेंट्स को एडॉप्ट कर लिया गया। सबसे पहला कोविनेंट 3 जनवरी 1976 को एडॉप्ट किया गया। सबसे पहला कौन सा किया, सबसे पहला किया इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स, ठीक है, कल्चरल। इसको कब अडॉप्ट किया गया, इसको 3 जनवरी 1976 को किया गया। फिर उसके बाद 23 मार्च 1976 को दूसरे कोविनेंट को भी अडॉप्ट कर लिया गया। क्या नाम है उसका, इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। क्या, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है। चलिए, अब इन दोनों कोविनेंट को 1966 में लेकर के आए, ठीक है, विद UDHR, तीनों को मिला करके बोला गया इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट। देन उसके बाद 10 साल तक पेंडिंग रखा, देन उसके बाद 1976 में इन कोविनेंट्स को भी अडॉप्ट कर लिया गया और इंडिया भी इसका क्या बना, रेटिफाइड मेंबर बना, ठीक है। इंडिया ने भी इसको क्या किया, साइन किया, अप्रूव किया। रेटिफाइड मतलब अप्रूव किया, ठीक है। इंडिया ने भी इसको क्या कर लिया, अप्रूव किया। तो अब इंडिया पे ये लागू होता है कि वो क्या करे,
वो क्या करे, इन ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन करे, इनको प्रिजर्व करे। ठीक है, चलिए अब हम ऑलरेडी देखते हैं हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में हमको जो है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी मिलते हैं, है ना। चलिए उन पे हम फर्दर आगे बात करेंगे। चलिए अब हम जान लेते हैं 3 जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, 3 जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ह्यूमन राइट्स। ठीक है, 3 जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। अब ये जो 2 कोविनेंट है ना, ठीक है, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक राइट्स। ठीक है, इन्हीं को डाला गया आपका फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन में। तो फर्स्ट जनरेशन कौन सा है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इनको लाया, ये जनरेशन वाला आइडिया किसने दिया। ठीक है, सबसे पहले ये बात करते हैं फिर। चलिए तो एक बंदा है जिसका नाम है कैरल वासक। क्या नाम है, कैरल वासक। ठीक है, कहाँ का है, ये एक स्कॉलर था फ्रांस का, एक जूरिस्ट था फ्रांस का, जिसने ये आइडिया दिया कि 3 जनरेशन में इन ये जो ह्यूमन राइट है इनको सैग्रीगेट करना चाहिए। ठीक है, ह्यूमन राइट को 3 जनरेशन के अंदर सैग्रीगेट करना चाहिए। अगर क्वेश्चन आता है आपको कि हु प्रपोज द आइडिया ऑफ 3 जनरेशन ह्यूमन राइट, देन कैरल वासक इज द प्रपाउंडर ऑफ जो है आपका 3 जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। चलिए तो कैरल वासक ने 1979 में कहाँ पे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन राइट, ठीक है, फ्रांस के अंदर, फ्रांस और एग्जैक्टली स्ट्रासबर्ग के अंदर इस आइडिया को प्रपोज्ड किया, 3 जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। पहली जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में इसने किसको रखा, इसने रखा आपके सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को रखा। किसको, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को रखा, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को इसने रखा फर्स्ट जनरेशन में। और इसने क्यों रखा, इसने बोला कि फर्स्ट जनरेशन राइट में इसलिए हमने इसको रखा क्योंकि 17th और 18th सेंचुरी में मेनली काफ़ी जगह पे रेवोल्यूशन हुआ, जिसके बाद हमको सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स देखने को मिले, जैसे कि अमेरिकन रेवोल्यूशन, जैसे कि इंग्लिश रेवोल्यूशन, जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, मेनली हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इनकी बदौलत हमको ये आइडिया देखने को मिला। ठीक है, चलिए तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान आपको मैंने बताया 3 लोग थे जो इंपॉर्टेंट लोग मैंने पढ़ाए आपको, जॉन लॉक, है ना, उसके बाद रूसो पढ़ाया मैंने आपको, रूसो पढ़ाया, उसके बाद मॉन्टेस्क्यू पढ़ाया। ठीक है, उसके बाद एक और बंदा था एक मिल, ठीक है, मिल करके एक बंदा था। ठीक है, एक थिंकर था, फिलोसोफर था, जॉन मिल। ठीक है, वो भी पढ़ाया मैंने आपको। ठीक है, तो ये 4 लोग मिल करके इन्होंने सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का डिमांड रखा। यानी कि जो सबसे पहली डिमांड थी फ्रांस के अंदर वो कौन सी थी, लिबर्टी की डिमांड थी। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं तो आपका फर्स्ट जनरेशन राइट को सैग्रीगेट किया कैरल वासक ने फर्स्ट जनरेशन में, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट को फर्स्ट जनरेशन में, और इसकी की थीम उन्होंने बताई कौन सी, आपकी लिबर्टी को की थीम बताया कि भाई यहाँ पे डिमांड हुई 17 और 18 सेंचुरी में लिबर्टी की, और इसलिए इसको डाला गया फर्स्ट जनरेशन राइट के अंदर। ठीक है, मैं इसको ऐसे ही थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में भी आता जाए और हम नीचे डिफाइन भी करते जाएं। चलिए फिर उसके बाद सेकंड जनरेशन राइट को इन्होंने सेकंड जनरेशन राइट्स, किन राइट्स की बात करी, सेकंड जनरेशन इन्होंने बात करी सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट की बात करी, कल्चरल राइट्स की बात करी। इन्होंने बोला पोस्ट वॉर क्या हुआ
कि हमको ये राइट्स मेनली आपको है देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इसकी की थीम इन्होंने बोली कौन सी? इक्वालिटी, ठीक है। क्या की थीम? इक्वालिटी। चलिए यहां पे थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या है इक्वालिटी की थीम, ठीक है। क्या हुआ? चलिए, तो क्या है इक्वालिटी की थीम इन्होंने रखी। जैसे कि हमने देखा फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ ना 1917 में, ठीक है। उसके बाद यूएसएसआर आया नहीं आया, देन उसके बाद हमको रशिया में क्या देखने को मिला? सोशलिस्ट आइडियोलॉजी देखने को मिली, ठीक है। और यही सोशलिस्ट आइडियोलॉजी किस चीज की बात करती है? इक्वालिटी ऑन एवरी मैटर, इक्वालिटी ऑन एवरी मैटर, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, हर तरीके से इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। पैसे के चक्कर में हो, समाज के चक्कर में हो, ठीक है, किसी भी तरीके से जो है आपकी इक्वालिटी होनी चाहिए। कोई भी सुपीरियर इंफीरियर किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल दे करके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसको जोड़ा गया इक्वालिटी के साथ। अगर मैं बात करूं इस दौर की सेकंड जनरेशन राइट की कैरल वेसक के हिसाब से, तो इन्होंने बोला 19th और 20th सेंचुरी, यानी कि आपका वर्ल्ड वार सेकंड से पहले भी और वर्ल्ड वार सेकंड के बाद भी इन राइट्स की जो है वो आपकी डिमांड रही, इक्वालिटी की डिमांड रही। आपके काफ़ी सारे लोग बात कर चुके थे, जैसे मार्क्स ने जो है सोशलिस्ट आइडियोलॉजी की थ्योरी को जो है वो परवान चढ़ाया। उसके बाद मार्क्स के बाद फ्रेडरिच एंजल्स ने जो है उस थ्योरी को आगे जो है आपके लोगों तक पहुंचाया। देन उसके बाद लेनिन ने उस थ्योरी की इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाई हमको कहाँ पे? यूएसएसआर में, ठीक है, रशियन रेवोल्यूशन के बाद, ठीक है। तो इसकी की थीम रखी गई इक्वालिटी, ठीक है। अब थर्ड जनरेशन राइट क्या है? मैं थर्ड जनरेशन स्लाइड चेंज कर रहा हूं। तो थर्ड जनरेशन राइट में इन्होंने क्या रखा? कैरल वेसक ने थर्ड जनरेशन राइट में इन्होंने बात करी सॉलिडैरिटी की बात करी, सॉलिडैरिटी की बात करी, ठीक है। सॉलिडैरिटी मतलब ग्रुप्स राइट, ठीक है, ग्रुप्स राइट, ठीक है। कौन से राइट? ग्रुप राइट्स। मतलब कि हमारे कुछ अपने भी म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको क्या करना चाहिए, समाज के हिस्से को बेहतर बनाना चाहिए और समाज के ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब ये समाज के ग्रुप्स कैसे प्रोटेक्ट होंगे? ये वाले राइट, थर्ड जनरेशन वाले राइट अकॉर्डिंग टू कैरल वेसक, ये किसी इंडिविजुअल के प्रति नहीं है, ये किसके प्रति हैं? ग्रुप्स के प्रति। ये किसके प्रति हैं? समाज के प्रति, ठीक है। चलिए, अगर मैं मेनली बात करूं तो यहां पे की थीम रखी गई फ्रटरनिटी, ठीक है। फ्रटरनिटी यानी कि ब्रदरहुड, भाईचारा, ठीक है। चलिए, इन्होंने बोला कि ये कौन से राइट हैं? ये स्पेशली हमारे इन्वायरमेंट को लेकर के हैं, इन्वायरमेंट को, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? ग्रुप्स राइट और सोशल सॉलिडैरिटी, ठीक है, ग्रुप्स राइट्स बोला जाता है इसको, ठीक है। कि ये हमारी सबकी म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सारे लोग एक ही स्पीशीज से आते हैं। हम क्या, कौन सी स्पीशीज है हमारी? हम इंसान हैं। तो हमको अपने इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है। अगर हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करेंगे तभी तो हम अच्छे से जो है जी पाएंगे, तभी तो हमको जो है एक अच्छा इंसान बन पाएंगे, तभी तो जो है हम एक हेल्थी इंसान बन पाएंगे, ठीक है। तो ये सब की म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो अब अगर इन 3 जनरेशन में देखो तो सबसे पहली जनरेशन में सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, तो इरा कौन सा दिया? कैरल वेसक ने बोला 17 और 18 सेंचुरी में जो डिमांड उठी उसके बदले में हमको लिबर्टी देखने को मिली। सेकंड जनरेशन राइट, तो ये कौन सी? इक्वालिटी की डिमांड उठी, यानी कि 19 और 20 सेंचुरी का जमाना, जिसमें मार्क्स, जिसमें एंजल्स, जिसमें आपका लेनिन जैसे लोग आते हैं और इसको इसकी इम्प्लीमेंटेशन आपकी करके दिखाते हैं। फिर उसके बाद थर्ड जनरेशन राइट, यानी कि सोशल सॉलिडैरिटी, यानी कि ग्रुप्स राइट्स, यानी कि सोसाइटियल राइट्स, ऐसे राइट जो हम सब की
म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी है, ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब फर्स्ट जनरेशन राइट अगर हम अकॉर्डिंग टू UDHR देखें तो फर्स्ट जनरेशन राइट में UDHR के हमको 3 आर्टिकल से लेकर के 21 आर्टिकल तक हमको फर्स्ट जनरेशन राइट की बात करते हुए मिलते हैं, यानी कि सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की बात करते हुए हमको मिलते हैं। देन उसके बाद 22 से लेकर के 28 तक ये सेकंड जनरेशन राइट में डाले जा सकते हैं, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। ठीक है, और थर्ड जनरेशन तो आपकी चल रही है। अभी आपकी कौन सी फ्रेटर्निटी की बात हो रही है कि भाई मिल करके काम करो। ठीक है, इक्वालिटी का आइडिया, लिबर्टी का आइडिया मैनली तो हो गया आपका, उस पर आगे काम करना है। लेकिन अभी की जो डिमांड है वो कौन सी डिमांड है, हम सारे लोग, दुनिया के लोग क्या करें, म्यूचुअली रिस्पॉन्सिबल हों। किसके प्रति? समाज के प्रति। किसके प्रति? अपने इन्वायरमेंट के प्रति। किसके प्रति? अपने ग्रुप्स के प्रति। ठीक है, चलिए, तो अगर आपको UDHR के आर्टिकल याद रखने हैं तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, 3 से 21 तक फर्स्ट जनरेशन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की बात करते हैं, 22 से 28 सेकंड जनरेशन राइट्स की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू कैरल वैसक। ठीक है, चलिए, आई होप आप सभी लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। फिर एक बार मैं फिर से दोबारा से जल्दी से रिपीट करता हूं। UN 1945 24 अक्टूबर 1945 बाय UN चार्टर। ठीक है, UN चार्टर। ठीक है, उस UN चार्टर के अंडर एक और चार्टर को लाया गया, दैट इज UDHR। कब? 10 दिसंबर 1948 को इसको भी हमने साइन कर लिया। इसमें हमने 30 आर्टिकल जो हैं वो डिफाइन करे। ठीक है, फिर इन 30 आर्टिकल को हमको बाइंड करने के लिए हमने 2 कोविनेंट लाए। एक कोविनेंट कौन सा था? सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, उसके बाद इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स। 2 कोविनेंट लाए और ये कोविनेंट को हमने 1976 में अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, चलिए, उसके बाद हमने 3 जनरेशन राइट्स की बात करी। 3 जनरेशन राइट्स कौन है? कैरल वैसक कौन है? कैरल वैसक एक बंदा है, एक जूरिस्ट है। कहाँ का जूरिस्ट है? फ्रांस का जूरिस्ट है। ठीक है, मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है, हाँ, कैरल वैसक एक बंदा है, फ्रांस का जूरिस्ट है। 1979 में इसने एक आइडिया प्रपोज किया, 3 जनरेशन राइट्स का आइडिया प्रपोज किया। ठीक है, कहाँ किया? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन राइट, फ्रांस, स्ट्रासबर्ग में किया। ठीक है, और उसने सेग्रीगेट किया, यानी कि डिवाइडेशन किया। फर्स्ट जनरेशन राइट में उसने सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को रखा और इसकी की थीम रखी लिबर्टी। अगर हम UDHR के आर्टिकल की बात करें तो आपके 3 से लेकर के 21 तक यहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद सेकेंड जनरेशन राइट्स की बात करी और ये दौर इसने बताया 17th सेंचुरी और 18th सेंचुरी का दौर बताया, यानी कि जब आपका वेस्ट के अंदर अमेरिकन रेवोल्यूशन, आपका इंग्लिश रेवोल्यूशन, आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा था और मेन बंदे जो आपके लिबर्टी की डिमांड को लेकर के सामने आए, जिनकी किताबें सामने आई, जिनकी किताबों से लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जिनकी किताबों से लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए, उनमें नाम, एक बहुत बड़ा नाम आता है। क्या नाम है? जॉन लॉक एक फ़िलोसोफ़र है, फ्रांस का फ़िलोसोफ़र है। ठीक है, उसके बाद मोंटेस्क्यू का नाम आता है। मोंटेस्क्यू क्या है? एक थिंकर है जिसने द स्पिरिट ऑफ द लॉज करके किताब लिखी और सेपरेशन ऑफ पावर का आइडिया दिया कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी तीनों आपस में सेपरेट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक और नाम रूसो का आता है जिसने किताब लिखी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किताब करके लिखी। ठीक है, चलिए, उसके बाद सेकेंड जनरेशन में इक्वालिटी की जो है वो डिमांड रखी गई। आपके मेनली हमको उस वक्त सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के लोग मिलते हैं, यानी कि मार्क्स का उस वक्त दुनिया पे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस पड़ चुका था। तो मार्क्सिज्म के इन्फ्लुएंस के
चलते हुए एंजल्स ने भी, फ्रेडरिक एंजल्स ने भी उन्हीं की आइडिया को आगे प्रमोट किया। देन उसके बाद आपके जो यूएसएसआर की पार्टी बनी आपके रशिया के अंदर, यानी कि यूएसएसआर एक पूरा ब्लॉक हुआ करता था एक वक्त में, ठीक है, जिसके अंदर काफ़ी सारे देश शामिल थे जो आज इंडिपेंडेंट हैं। 1991 में मैक्सिमम लोग जो थे खुद मुख्तार रियासत बना चुके थे, यानी कि इंडिपेंडेंट हो चुके थे, रशिया से अलग हो चुके थे, यूएसएसआर टूट गया था। तो उस यूएसएसआर ने अपनी जो पॉलिटिकल नींव रखी वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के ऊपर रखी, और उसने एक सोशलिस्ट समाज बनाया, एक इक्वल समाज बनाया, जहाँ पे सबके पास क्या है, इक्वलिटी है, ठीक है। कोई एक ज़मीन का कोई एक बंदा हकदार नहीं है। ज़मीन अगर है तो वो उसकी मैन जो पावर, ज़मीन की जो ओनरशिप है वो किसके पास रहे, स्टेट के पास रहेगी, और लोग क्या हैं, उसके कलेक्टिव हिस्सेदार हैं। लोग क्या करेंगे, कलेक्टिवली काम करेंगे, और जितना जितना एफर्ट जो लगाएगा उतना उतना पैसा कमाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे की फीचर की बात करें तो इक्वालिटी आती है। तो मैन अगर बंदे की बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन करने वाला लेनिन, और थ्योरी को प्रमोट करने वाला मार्क्स, और थ्योरी को और दूसरा प्रमोट करने वाला फ्रेडरिक एंजल्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम यूडीएचआर के अंडर बात करें तो कौन से आर्टिकल से लेकर के 22 से लेकर के 28 तक आर्टिकल मेनली जो है आपके सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स की बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने बात करी थर्ड जनरेशन, जिसमें सॉलिडारिटी राइट्स की बात करी जाती है, ग्रुप्स राइट्स की बात करी जाती है, सोसाइटियल राइट्स की बात करी जाती है। ये हमने इक्वालिटी भी डिमांड रख ली, हमने जो है आपका लिबर्टी भी डिमांड रख ली। तो अब ये जो है 1945 के बाद का दौर जो है ये कैरल वेसक के हिसाब से है, जिसमें सॉलिडारिटी की बात करी जाती है, जिसमें फ्रेटर्निटी की बात करी जाती है, भाईचारे की बात करी जाती है कि हमको भाईचारा बना करके रखना है, और हमको ग्रुप्स को, सोसाइटी को क्या करना है, अपलिफ्ट करना है, और अपने इन्वायरमेंट को बेहतर से बेहतर बनाना है, प्रिजर्व करना है और प्रोटेक्ट करना है। आई होप आप सभी लोगों को यहाँ से यहाँ तक जो है जितना भी हमने पढ़ा है वो बेहतर और बेहतर समझ आया होगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ी सी हल्की सी जो है आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में क्या होने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि ये जो कोविनेंट 1976 में साइन हुए, 2 कोविनेंट, ठीक है। फिर उसके बाद काफ़ी दौर गुजरता गया, ठीक है। 1993 का दौर आ गया, ठीक है। इंडिया के ऊपर बार बार प्रेशर बन रहा था कि भाई तुमने कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाई जो ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करे। तो बहुत ज़्यादा 1990 के अंदर हमको जो है, और 1991 के अंदर हमको इंडिया में जो है बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट का वायलेशन देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट की काफ़ी रिपोर्ट्स हैं जो ये बताती हैं 1990 के दौर में और 1991 के दौर में बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन देखने को मिलते हैं, स्पेशली जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा वायलेशन देखने को मिलते हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा वायलेशन देखने को मिलते हैं। उसके बाद सेक्सुअल वायलेंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए, और काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बना तो फिर 1993 में हमारे जो प्रेसिडेंट थे उस वक्त इंडिया के, उन्होंने एक ऑर्डिनेंस लाया लोकसभा में और राज्यसभा में एक ऑर्डिनेंस लाया। फिर उस ऑर्डिनेंस पे जो है आपकी पूरी लोकसभा और राज्यसभा में बात करी गई। देन उसके बाद एक स्टैच्यूट बनाया गया, यानी कि एक एक्ट बनाया गया, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, ठीक है। ये एक्ट जो है बना दिया गया। देन उसके बाद इस एक्ट के तहत हमने एक कमीशन जो है वो सेटअप करी। उस कमीशन का नाम क्या था? NHRC। उस कमीशन का नाम क्या था? NHRC, यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। एक ऐसी कमीशन बनाई जो सिमिलर टू कोर्ट है, ठीक है, जो क्या है? काउसी जुडिशियल बॉडी है। कौन सी बॉडी है? काउसी जुडिशियल बॉडी, यानी कि सिमिलर टू कोर्ट है। बिल्कुल कोर्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन कोर्ट ही की तरह क्या है? इंडिपेंडेंट है, अपने फैसले ले सकती है, इंक्वायरी कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, शो मोटो एक्शन ले सकती है, ठीक है। उसके बाद क्या है? इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। और क्या है? ऑटोनॉमस है, ऑटोनॉमस
ऑटोनॉमस है। तो एक ऐसी कमीशन हमने सेटअप करी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एनएचआरसी देखेंगे। एनएचआरसी के क्या क्या फंक्शन हैं वो भी देखेंगे, एनएचआरसी के क्या क्या पावर हैं वो भी देखेंगे, एनएचआरसी में कितने मेंबर होंगे और मेंबर कौन कौन होंगे ये भी देखेंगे, और एनएचआरसी में ये जो मेंबर होते हैं इन मेंबर को कौन अपॉइंट करता है ये भी देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए खुदा हाफिज। ठीक है, चलिए।